जहां इंटरनेट के जरिए जमाने भर की जानकारी हासिल होती है, वहां अक्सर लोगों की जिंदगी भी बर्बाद होती है और न जाने कितनी जिंदगियां कब तक बर्बाद होती रहेगी। ये किस्सा मेरे साथ उस वक्त हुआ जब मैं 17-18 साल की एक नासमझ लड़की थी। जो लड़कियां बिना सोचे समझे नेट को यूज करती हैं, उनको मेरी इस कहानी से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। हम 4 बहनें बगैर शादीशुदा थी। काफी जद्दोजहद करके बड़ी मुश्किल से बड़ी बहन की शादी हो पाई, लेकिन शुक्र था कि वो अपने घर में खुश थी। मगर उसके बाद की दोनों बहनों की शादियां ना हो सकी। लेकिन फिर भी माँ बाप ने बहुत कोशिश की कि इनका भी किसी अच्छे घराने में रिश्ता हो जाए, मगर भगवान जाने कि कैसी रुकावट थी कि हजारों जतन के बावजूद भी मेरी बहनों के हाथ पीले ना हो सके। वक्त कभी थमता नहीं, तेजी से गुजरता रहता है। तो गुजरता रहा। दीदी ने भी कुछ रिश्ते तलाश करके बताए। किसी में कुछ खराबी निकल आई तो किसी रिश्ते को किसी खास वजह से इग्नोर करना पड़ा। यूं मेरी मुझसे बड़ी दोनों बहनों की शादी की उम्र निकल गई और वो कुंवारी रह गई। उनके बाद के 2 भाइयों की शादियां हो गई और भाभियां घर में आ गई। उन्होंने काफी जतन किए, अच्छे रिश्ते शायद मेरी बहनों के नसीब में नहीं थे। सभी जानते हैं कि भाभी चाहे कितनी भी अच्छी हो, जब घर में आ जाती है तो घर का माहौल ही बदल जाता है। खासतौर पर ये नंदों और भाभियों के लिए एक कड़ी परीक्षा होती है कि वो आपस में प्यार मोहब्बत को बनाए रखें ताकि घर का माहौल सुकून से भरा रहे। भाभियां अच्छी थी, फिर भी ननंद भावज के नाजुक रिश्ते में दरार पड़ ही जाती है। हालांकि मेरी बहनें घर का सारा काम करती और भाइयों के बच्चे भी संभालती थी, लेकिन फिर भी भाभियां हम बहनों को बोझ ही समझती थी। मैं माँ बाप की सबसे छोटी बेटी थी और कॉलेज में पढ़ रही थी। इन दिनों में 2nd ईयर की स्टूडेंट थी। जब हमारे यहाँ इंटरनेट का इस्तेमाल शुरू हुआ, नई नई चीजें थी, तो मुझे भी किसी से चैटिंग करने का शौक हुआ। कॉलेज से आकर खाना खाने के बाद फौरन कंप्यूटर के सामने बैठ जाती और ऑनलाइन गेम खेलने लगती। इन गेम्स में मुझे सबसे ज्यादा शतरंज पसंद था, क्योंकि वहाँ चैटिंग भी होती थी। मुझे ये खेल अच्छी तरह खेलना नहीं आता था, मगर इस वजह से खेलती कि चैटिंग भी कर सकती थी और उसमें मजा भी आता था। इन दिनों मुझे अक्ल नहीं थी, कुछ नहीं पता था कि बाहर की दुनिया कैसी है और लोग किस किस्म के होते हैं। सभी को अपने जैसा मासूम समझती थी। एक दिन एक लड़के के साथ शतरंज की बाजी लगा ली और खेल शुरू हो गया। वो एक बड़ा खिलाड़ी था। उसने मुझे इस गेम के बारे में बहुत कुछ सिखाया। यूं हम गेम की वजह से चैटिंग करने लगे। उसका नाम विजय था और वो कनाडा में रहता था। तकरीबन हम रोज ही चैटिंग करने लगे और हमारा ऑनलाइन रहने का एक टाइम बन गया। मैं उससे घर वालों से छुपकर बातें नहीं करती थी, बल्कि बहनों को भी इस बात का पता था। बात आगे बढ़ी और हम दोनों एक दूसरे को मैसेज भी करने लगे, जिसमें वो कनाडा के बारे में बताता और मैं अपने वतन की बातें लिखा करती। हम दोनों देशों को उनकी अच्छाइयों और बुराइयों से मुकाबला करते। मैं लिखती, अपने वतन से बेहतर कोई और जगह नहीं होती, तो वो कहता कि बेशक, मगर इंसान को दूसरे शहरों में भी आना जाना चाहिए, क्योंकि इस तरह हम बहुत कुछ सीखते हैं और दूसरों के तौर तरीकों, कल्चर के बारे में जानते हैं, तो हमारा इल्म बढ़ता है। बस इसी तरह की बातें लिखकर हम एक दूसरे को खुश करने की कोशिश करते। घर वाले मेरे इस काम पर कोई ऐतराज नहीं करते थे और ना ही ज्यादा ध्यान देते थे, क्योंकि मैं एक घरेलू लड़की थी, कहीं आती जाती भी नहीं थी सिवाय कॉलेज के। बस घर में बैठकर कंप्यूटर से दिल बहलाती थी। कहते हैं कि आग और कपास का मेल नहीं होता, किसी ने सही कहा है। खैर, जो भी है, आखिर नौबत यहाँ तक आ गई कि एक दिन विजय ने मुझसे सवाल किया कि नंदनी, क्या तुम किसी को पसंद करती हो? ये वो सवाल था जिसका मैं बहुत दिनों से इंतजार कर रही थी। मैंने कहा, पहले तुम बताओ, बाद में मैं बताऊंगी। हाँ, मैं कभी किसी को पसंद करता था, मगर उसकी शादी हो गई है और अब वो बहुत दूर जा चुकी है। मैंने दुख जाहिर किया। ये तो बहुत दुख वाली बात है। ए काश कि तुम्हारी खुशियां तुम्हें मिल जाए। जरूरी नहीं कि इंसान जिसे पसंद करे वो उसे मिल भी जाए, ये किस्मत की बात है। लेकिन इस बात पर इंसान जीना नहीं छोड़ देता। देखो, मैं जी रहा हूँ और बहुत खुश हूँ। विजय की इस बात पर मुझे उसके साथ बहुत हमदर्दी हो गई। इस तरह के सवाल और जवाब के बाद हम दोनों के बीच एक अपनायत का रिश्ता बन गया और अब हम अपने दुख सुख एक दूसरे से शेयर करने लगे। मैंने उसे बताया कि मुझसे बड़ी 2 बहनों की शादियां नहीं हो सकी
और अब वो ओवरएज हो चुकी है, जिसका उन्हें ही नहीं बल्कि सभी घरवालों को दुख है। ज्यादा अच्छे रिश्तों की चाह में माँ बाप मामूली रिश्ते भी रिजेक्ट करते रहे। अब मामूली रिश्ते भी नहीं मिलते। अब इन बेचारियों की जिंदगी का मकसद सिर्फ भाइयों और भाभियों की सेवा करना है और उनकी मर्जी से जीना रह गया है। जब भी मैं अपनी बहनों का जिक्र करती तो वो भी दुखी हो जाता और कहता, देखो तुम शादी में देर ना करना, वरना वक्त गुजर जाएगा और तुम भी उनकी तरह बैठी रह जाओगी। इसलिए जो पहला अच्छा रिश्ता आए हाँ कर देना। माँ बाप किसी के सदा नहीं रहते हैं। लड़की की जिंदगी जब दूसरों के रहमो करम पर रह जाती है तो वो बहुत कष्ट भरी जिंदगी गुजारती है। जल्द ही मुझे महसूस हो गया कि वो मुझ में दिलचस्पी ले रहा है। रोज कोई ऐसा मैसेज भेजता जिसमें मेरे लिए कोई खास बात छुपी होती और वो इन इशारों के जरिए मेरी तारीफ करता और कहता कि वो बहुत खुशनसीब है जो मुझ जैसी सच्ची और अच्छी लड़की से उसका पाला पड़ा। मैं भी समझने लगी थी कि इस कंप्यूटर में मेरा आइडियल हमसफर छुपा हुआ है। एक दिन उसने बताया कि वो अपने एक दोस्त की शादी में हिंदुस्तान आ रहा है। मैं खुश हो गई, जैसे किसी ने अचानक तोहफे में कोई बहुत कीमती चीज देने का ऐलान कर दिया हो। मैं तो उससे मिलने के ख्वाब देखती थी जो अब हकीकत का रूप धारने वाले थे। एक दिन जब वो ऑनलाइन था, उसने मुझे कहा कि अगर मैं हिंदुस्तान आया तो क्या तुम मुझसे मिलोगी? हाँ जरूर मिलूंगी, मुझे तुमसे मिलने की बहुत आरजू है। मुझे भी आरजू है, मैंने जवाब दिया। सोचा भी ना था कि कभी तुम यहाँ आओगे और मैं तुमसे मिल पाऊंगी। विजय ने उस दिन कहा था कि अगर तुमने मिलने के बाद मुझे पसंद कर लिया और मैंने तुम्हें घर की इज्जत बनाना चाहा तो क्या तुम हाँ में जवाब दोगी? तो मेरे दिल में हजारों फूल खिल गए, मगर मैंने हंसकर जवाब दिया, जी पहले तुम आ तो जाओ, फिर सोचूंगी। मैंने अपनी बहन को बताया कि वो शतरंज का खिलाड़ी किसी की शादी अटेंड करने हिंदुस्तान आ रहा है, हमसे भी मिलने आएगा। वो बोली, माँ को बता दो ताकि वो घर वालों को राजी कर ले, तभी हम उसकी घर पर मेहमानदारी कर सकेंगे। दीदी ये बात तुम खुद माँ से करना, मुझे शर्म आती है। पहले उसकी बात मुझसे तो करा दो ताकि अंदाजा तो हो वो किस किस्म का है, फिर माँ से जिक्र करूंगी। मैंने दीदी की उससे फोन पर बात कराई। दीदी को उसकी बातचीत करने का अंदाज अच्छा लगा। अब मुझसे वक्त काटे ना कटता था और पूछती थी कि कब आओगे, और वो कहता कि जल्द ही आऊंगा। महीनों यूं ही गुजर गए और वो हिंदुस्तान न आया। मुझे ये यकीन हो गया कि वो मुझे बेवकूफ़ बना रहा है। मैंने उससे कहा कि तुम मुझे बेवकूफ़ बना रहे हो ना? तो वो बोला, हरगिज ऐसी बात नहीं है, दरअसल मैं बहुत बिजी हूँ इसलिए शादी में नहीं आ सका। हम फिर कब और कैसे मिलेंगे? मेरे मुंह से बिना सोचे समझे ही ये बात निकल गई। वो बोला, अपना फोटो भेजोगी? मैं अपने माँ बाप को दिखाकर कहता हूँ कि तुम्हें तुम्हारे माँ बाप से मांग ले, इस तरह हम कभी ना बिछड़ने के लिए मिल जाएंगे। ये बात सुनकर मैं खुशी और हैरत में डूब गई। वो मुझे प्रपोज कर रहा था और ये मैंने सोचा तक न था कि अपने माँ बाप को दिखाने के लिए वो मेरे फोटो मांग लेगा। मैंने अपने फोटो उसे भेज दिए। उसने फोटो देखकर फौरन मैसेज किया कि अपनी माँ से बात कराओ। उसने माँ से काफी देर बातें की। उसने कहा कि मैंने नंदनी की तस्वीर देखी है और घरवालों को भी दिखा दी है। उन्होंने आपकी बेटी को पसंद कर लिया है, आप बेफिक्र हो जाएं। मेरे माँ बाप जल्द ही रिश्ते के लिए आपसे बात करेंगे। काफी दिन गुजर गए लेकिन उसके माँ बाप का फोन ना आया और ना रिश्ते के लिए कोई बात हुई। इधर माँ इंतजार में थी, कहती थी कि बात छेड़कर फिर भूल गया। उसके घरवालों की तस्वीर मांगी तो गोल कर गया। न जाने कैसा लड़का है, खुद ही शादी के लिए प्रपोज किया और खुद ही इग्नोर कर रहा है। मुझे तो धोखेबाज लगता है। मैं कहती कि धोखा करना होता तो मुझे बेवकूफ बनाता रहता, आपसे बात क्यों करता। उसने अपनी फोटो तो भेजी है। दीदी ने मैसेज किया कि अपने घरवालों के फोटो भी भेजो। उसने जवाब दिया कि घर में कुछ परेशानियां हैं, थोड़ी मोहलत दे दो तो वो खुद आपके घर आ जाएंगे। जब ऐसे ही साल गुजर गया तो दीदी ने कहा कि ये लड़का सही नहीं लगता, उसका ख्याल छोड़ दो और उससे बातचीत करनी बंद कर दो। मगर मुझे यकीन था कि जरूर कुछ परेशानियां होंगी। विजय की नीयत साफ थी, तभी तो उसने खुद प्रपोज किया और शादी की बात की, वरना मैंने तो उसे कभी भी मजबूर नहीं किया था। इत्तेफाक से मेरी दोस्ती एक लड़की से हो गई जिसका नाम रिया था और वो हमारी क्लास में नई नई आई थी। बातों बातों में उसने एक दिन जिक्र किया कि फाइनल एग्जाम के बाद उसकी शादी उसके बाबा के एक दोस्त के लड़के से होने वाली है जो कनाडा में रहता है। नाम पूछा तो वो गोल कर गई। न जाने वो मुझे अपने मंगेतर का नाम क्यों नहीं बता रही थी और मैं सोचते रह गई। दरअसल विजय ने उसे बताया हुआ था कि नंदनी नाम की एक लड़की मेरे पीछे पड़ी हुई है, वो 3rd ईयर में पढ़ती है।
इसलिए रिया ने मुझसे दोस्ती की थी। उसे शक हुआ कि कहीं वो लड़की मैं तो नहीं हूं, लेकिन मैंने उससे कभी जिक्र नहीं किया था कि मेरी किसी के साथ चैटिंग होती है और वो कनाडा में रहता है। बहरहाल रिया से मेरी दोस्ती बहुत अच्छी हो गई। 4th ईयर खत्म हुआ और हम एग्जाम से फ्री हो गए। रिया मेरे घर आई और मुझे अपनी शादी का कार्ड दे गई, जिस पर उसके होने वाले पति का नाम लिखा हुआ था, विजय। मेरा दिल धक से रह गया। भगवान न करे ये वही हो। क्या झूठ था क्या सच, मगर मैं अभी तक इस ख्वाब में जी रही थी कि विजय एक दिन आएगा और मुझे मेरे माँ बाप से मांगकर ख्वाबों की दुनिया में ले जाएगा। हालांकि सब कुछ सामने था, फिर भी मैं हकीकत की तलखी का मुकाबला करना नहीं चाहती थी। आंखें बंद रखना चाहती थी, क्योंकि धूप की तपिश बर्दाश्त करने की मुझ में हिम्मत न थी। इंसान भी क्या चीज है, सब कुछ जानते हुए भी फरेब के साथ जीना चाहता है। विजय बहुत बड़ा ड्रामेबाज निकला, जिसका अंदाजा मुझे बाद में हुआ, जब एक दिन रिया के घर मेरी मुलाकात एक लड़की से हुई, जिसे रिया ने अपनी होने वाली ननंद बताया। वो बोली कि मेरा भाई विजय रिया को पसंद करता है और उनकी मंगनी हो चुकी है। वो मुझे अपने भाई की फोटो दिखाना चाहती थी, मगर मैंने मंगनी की फोटो नहीं देखी, इस डर से कि कहीं ये वही विजय ना हो जिससे मैं कभी नहीं मिली थी। मगर 3 सालों से उसे ख्वाबों में देखती थी कि वो मेरे घर आएगा और मेरा हाथ थामकर अपने साथ ले जाएगा। इंतजार की तकलीफ सहते सहते मेरी सेहत खराब हो गई और फिर उसकी मोहब्बत का नशा उतरा, जिसके इंतजार में मैं दिन रात घड़ियां गिना करती थी। रिया ने बहुत जिद की कि मेरी शादी में जरूर आना। मैंने खास तौर पर नए कपड़े सिलवाए ताकि अपनी दोस्त की शादी में अच्छी लगूं। उसकी शादी वाले दिन जब तैयार होकर शादी हॉल पहुंची तो वो अपनी दुल्हन के साथ स्टेज पर बैठा हुआ था। हाँ, ये वही विजय था। मैंने उसे पहचान लिया, जबकि उसने अपना एक ही फोटो भेजा था। अब उसका असली रूप सामने आ गया था, क्योंकि उसने मुझे दूर से देखते ही पहचान लिया था। जब मैं स्टेज के नजदीक गई तो उसे किसी और के दूल्हे के रूप में देखकर मेरा ऊपर का सांस ऊपर और नीचे का सांस नीचे रुक गया। आंसू दिल की तह से निकले और आंखों में भर गए। उन्हें रोकना मुश्किल हो गया। रिया की बहन मेरे पास आई और बोली, आपको आने में काफी देर हो गई, हम कब से आपका इंतजार कर रहे थे, आइए मेरे साथ। वो मेरा हाथ पकड़कर ले गई और खास मेहमानों के साथ ले जाकर बैठा दिया, जहां विजय की माँ और बहनें बैठी हुई थी। वो आपस में बातें कर रही थी। उनकी बातों से अंदाजा हुआ कि वो पहले भी यहाँ आ चुकी है। 2 साल पहले विजय की मंगनी रिया से करने आई थी और अब शादी पर दोबारा ये लोग आए थे। जब विजय ने मुझसे कहा था कि वो हिंदुस्तान किसी दोस्त की शादी में आ रहा है, वो किसी और की शादी में नहीं बल्कि अपनी मंगनी के लिए आया था। उफ, मैं भी किसके साथ ख्वाबों की डोरियों में उलझ गई थी, कैसे और कहां फंस गई थी। मेरे चारों तरफ पहले भी धुंध थी और अब भी धुंध है। दिल ने कहा कि उसे बद्दुआ दे, जिसने तुम्हें इतने दिन पागल बनाए रखा, मगर बद्दुआ भी ना दे सकी। आज पछताती हूं कि उसे अपनी फोटो क्यों भेजी, जबकि वो मुझे बेवकूफ बना रहा था। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आई होगी। आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में घंटी को दबाकर ऑल पर सेट कर लें, ताकि आने वाली वीडियो आपको तुरंत मिले। मुझे दीजिए अगली वीडियो तक इजाजत। तब तक के लिए धन्यवाद।